आप जब किसी को एक ये माइनस जो फार्मूले होते हैं ना, ये नहीं चलते। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद एटलीस्ट एक चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये रोज़ जो सवाल उठता था कि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक उसकी ज़िम्मेदारी ले ली है। गो कि उसके अंदर बहुत सारे इजाफी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए जो उनको गुरेज़ करना चाहिए था। जैसे मीडिया के ऊपर ये कहना कि आप ये नहीं कहेंगे कि इंतखाबात के ऊपर शकूक व शुबहात हैं। शकूक व शुबहात की बुनियाद पड़ी थी जब पाकिस्तान में इंतखाबी अमल ताख़ीर का शिकार हुआ और एक गैर आइनी फ़ेल पाकिस्तान में सर अंजाम पाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हुए 14 मई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आगे पीछे हुआ, सदर पाकिस्तान ने जो तारीख देनी थी उन्होंने भी तारीख नहीं दी। तो मीडिया जब ये सवाल उठाता है तो अपना फ़र्ज़ अदा करता है, स्पेकुलेशन नहीं फैलाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इन जो ऑब्जर्वेशन थी इसके ऊपर मुझे काफ़ी इतराज़ है, लेकिन अब उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली है। उन्होंने सदर और इलेक्शन कमीशन की आपस में जो मुशावरत का अमल था उसमें एक रोल अदा किया, बहुत अच्छा काम किया, और एक तारीख का ऐलान किया, वो उससे भी अच्छा काम किया। अब ये इंतखाबी अमल अच्छे तरीके से आगे बढ़े और पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन प्रोसेस के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो बुनियादी इशूज़ पाकिस्तान को दरपेश हैं उनका हल दे सके। इस वक्त इशूज़ क्या हैं? इशूज़ एक नहीं है। इशू पाकिस्तान की इकॉनमी बैठी हुई है और पाकिस्तान से बाहर से कोई बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी पे आमादा नहीं है, क्योंकि जब आप एक ऐसी मुद्दत में होते हैं जहाँ पर एक हुकूमत जो है सिर्फ इसलिए इंतज़ाम संभाल रही है कि नई हुकूमत को वो चार्ज संभालेगी, तो तब तक कोई बड़ा सरमायाकार पोजीशन लेने पे आमादा नहीं होता। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल सेक्टर पोजीशन ये है कि आपको 20-25 अरब डॉलर सालाना चाहिए, और 20-25 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आने का कोई इंतज़ाम नहीं है। दोस्त ममालिक जो मुश्किल वक्त में मदद करते थे वो 1-2 अरब डॉलर दे देते थे, लेकिन 20-25 अरब डॉलर कोई नहीं देता। उसका नतीजा ये है कि आप मुसलसल एक ऐसे प्रोसेस में है कि आपके रुपए के ऊपर दबाव रहता है, आपका अफराते ज़र बेपनाह है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड अपनी मनपसंद शराइत के ऊपर वो मुतालबा करता है और आपको वो करनी पड़ती है क्योंकि आपके पास हल कोई नहीं है। दुनिया की सूरत हाल भी देखें तो जो इस वक्त यूक्रेन वॉर के बाद एक सिचुएशन डेवलप हुई थी, वो गज़ा के ऊपर जो इसराइली वहशियाना हमले हैं उसके बाद सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि आपकी इस अपने ख़ित्ते की सूरत हाल क्या होगी उसके ऊपर भी यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में एकदम से आप देखिए तो तेज़ी आई है दहशत गर्दी के वाक़यात में, और ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ। तो क्या ईस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं वो पुरअमन रहेंगे? ये बड़े चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, उन सारों की नज़र होनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम लाएंगे और हमें इस मुश्किल से क्या निकलना है। एक हल जो बज़ाहिर समझ आता है वो ये है कि बड़े बैठ जाएं और एक रोड मैप के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय करें और पाकिस्तान को इस कड़े इम्तहान से निकालने के लिए कुछ इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लें। ये होगा या नहीं होगा, ये एक सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान के जो 4-5 बड़े हैं जिसमें आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नवाज़ शरीफ, इमरान खान और जरदारी, ये 5 बैठ जाएँ और हल करके बाहर निकले, मसाइल तय करके निकले तो मसला हल हो जाएगा। और पॉलिटिकल लीडर्स को बिठा लें, मेरे ख्याल में 5-6 काफ़ी हैं जी, 5-6 भी बैठ जाएं और आगे के रास्ते का तयन करें। आप यकीन करें जब ये बैठेंगे वही आपकी कुव्वत होगी। जो मुल्क जिसको जो घर तकसीम हुआ हो वो कभी नहीं चल सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इस बात का एहसास नहीं है। आप पूरे तजर्बे जो हमने किए हैं, बाकी जो तारीख रही है 85 के बाद की तारीख तो है, क्या क्या तजर्बा उसके अंदर नहीं हुआ, सारे तजर्बे नाकाम हुए। अगर इस सियासत को पनपने का मौका मिलता है, इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल लीडर बनते, कोई लोग ऐसे आते जो असूलों वाले होते, जिनके अंदर काबिलियत होती, जो सलाहियत रखते मुल्क के मामलात को हल करने की, तो आज काफ़ी बेहतरी हो चुकी होती। वो नहीं हुआ। यही बड़ा सबक है। हमने 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 जज भी बहुत से हज़ारों की तादाद में जज भी बनाए हैं, ब्यूरोक्रेट भी हज़ारों की तादाद में आए हैं, हज़ारों की तादाद में फ़ौजी अफसरान जर्नैल भी बने हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर कितने बने? कितने लोग ऐसे आए हैं जिनमें ये सलाहियत थी कि मुल्क चला सकें, मिनिस्ट्री चला सकें, असूल पर खड़े हो सकें, मुल्क के मामलात की बात कर सकें? आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। ये अफसोसनाक, ये सबसे बड़ी नाकामी है कि हमने वो लोग जो मुल्क चला सकें, जो सियासत कर सकें, जिसे सियासतदान कहा जाता है, हर किस्म के लोग सियासत में आते हैं। कुछ करप्ट होते हैं, कुछ पैसे बनाने आते हैं, कुछ शोहरत के लिए आते हैं, कुछ इक़्तिदार के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब मामलात के बावजूद भी कम से कम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुल्क के मामलात के लिए। वो लोग हमने दबाए, हमने उनको तबाह किया, हमने उनको ख़त्म किया, और हमने पसंद किया उन लोगों को जो हमारी बात सुन सकें। आपके ख्याल में ये जो नाहल और करप्ट सियासतदान थे, इनकॉम्पिटेंट पहले और साथ करप्ट भी? जी बिल्कुल। तो इनको पसंद किसने किया? ये जब भी देखें, जब भी ऐसा एक गैर आइनी अमल आता है मुल्क के अंदर, तो यही लोग उनको मिलते हैं बार बार। किनको?
जो गैर आइनी अमल करते हैं। जब फौज आती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वही लोग खड़े होते हैं जो इक़्तिदार की तलाश में होते हैं। आपका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नाहल और करप्ट लोगों को परवान चढ़ाया? आप देख लें ना, अयूब खान के ज़माने से देख लें, ये खान के ज़माने में देख लें, हमने तारीख से कोई सबक नहीं दिया। ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में, उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए, उसमें ये सब कुछ हुआ। अभी आपके सामने 2018 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? कोई भी एक कॉम्पिटेंट आदमी सामने लाया गया या उसको पनपने का मौका दिया गया? अगर एक अफसर जो है वो लेफ्टिनेंट से जर्नैल तक पहुंचता है, उसको मौका दिया जाता है, उसकी तरबियत होती है, उसको उसकी सलाहियत में इजाफा किया जाता है, उसको पोजीशन दी जाती है, फिर वो वहाँ पर, यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ तो हम एक आदमी को 70 करोड़ लेकर उसको सेनेटर बनाते हैं और सेनेट का इलेक्शन भी चोरी हो जाता है, चेयरमैन सेनेट भी बन जाता है, और फिर कहते हैं मुल्क जी ये सियासतदान ठीक नहीं है, बड़े चोर हैं। भाई ये कौन सी सियासत है? कैसे चली? ये तजर्बे ना करें, इनको ख़त्म करें। हम सब जानते हैं कौन करप्ट है इस मुल्क में, हर आदमी जानता है, लेकिन हम चुप बैठे। आज सियासत पैसे से होती है। मैं ज़्यादा दावा नहीं करता, आधे से ज़्यादा लोग जो सेनेट में बैठे हैं वो पैसे देकर आए हैं। आधे से ज़्यादा लोग? आधे से ज़्यादा। किसी ने जमात को पैसा दिया है, किसी और को दिया है, किसी ने जमात की क़यादत को देकर वहाँ पर बैठे हैं। आप ज़रा आपके वक्त कुछ निकालें और सेनेट के एक मेंबर को देखें, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, आपको बात यहाँ हो जाएगी। यानी मुल्क की जो कानून साजी है उन लोगों के हाथ में है। मेरा कोई सेनेट से झगड़ा नहीं है, लेकिन मेरा झगड़ा उन लोगों से है जो वहाँ पर बैठने की अहलियत नहीं रखते, सिर्फ एक असूल पर, एक बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर वहाँ पर बैठे। देखिए, आपने जो फौजी अदवार के अंदर लोगों को परवान चढ़ाने का तज़किरा किया, नाहल और इनकॉम्पिटेंट लोगों को, उसमें अगर मैं जनरल ज़िया की मिसाल लूँ तो जनरल ज़िया का सबसे बड़ा जो तोहफ़ा पाकिस्तानी सियासत के लिए है वो नवाज़ शरीफ है। और अगर पिछले 10 साल की सियासत देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा लाडला इमरान खान था। तो ये दोनों सूरतें आपके लिए काबिल कबूल नहीं है? नहीं, मुझे पता था आप यहाँ पर जाएंगे। मैं शरीफ साहब को और ज़िया-उल हक साहब का कितना दौर इकट्ठा रहा। 29 मई 1988 को असेंबली डिज़ोल्व हुई, 17 अगस्त 1988 को ज़िया-उल हक साहब की डेथ हो गई। 81 से, लेकिन जनरल जिलानी ने जैसे उनको इंडक्ट किया था वो ये बात नहीं है। 85 में फिर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग हर सूबे के अंदर उस दौर में लोग आए हैं। जब पीपल्स पार्टी हटी है, लोग आए हैं सियासत के अंदर, लेकिन फिर अपना मुकाम बनाया है, उन्होंने सलाहियत हासिल की है। तो ये लेकिन जब भी आप इक़्तिदार में वो उन लोगों को लेकर आएंगे जो पैसे की बुनियाद पे आते हैं, जो सिर्फ करप्शन करने आते हैं, और सब उनको जानते हैं, आप उनको बार बार मौके देते हैं। मैं अब नाम नहीं ले चाहता, हज़ारों नाम है। इन बातों को भी छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ ये तजर्बे हुए तो सबक हासिल करें, आगे को देखें करना क्या है। लेकिन आगे तो तब देखें कि अब माजी की गलतियों से कुछ सीखा हो, जो आप कह रहे हैं कि हमने सीखा नहीं है। देखें, नवाज़ शरीफ लाडले थे, फिर नवाज़ शरीफ लाडले से हट गए, उनको इक़्तिदार से उठा के हमने बाहर फेंका। फिर इमरान खान लाडले बन गए, उनको इक़्तिदार मिला, फिर वो लाडले से हट के उनको बाहर फेंका। नवाज़ शरीफ दोबारा लाडले बन गए। तो ये सियासत है। ये लाडले का कारोबार छोड़ देना। नहीं, कैसे छोड़ेगा? नहीं, ये नहीं छोड़ेगा, फिर मुल्क नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप सियासी जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उसको पनपने का मौका नहीं देंगे, उस पर करप्ट लोगों को लाकर बिठाएंगे, ना अहल लोगों को बिठाएंगे, जी हजूरी वाले लोगों को बिठाएंगे, तो मामला नहीं चलेगा, आपका मुल्क नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल चीज़ मुल्क में प्रोड्यूस करना वो सियासतदान है। जब आप जोर देते हैं इस बात के ऊपर कि एक डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, मुझे इसमें काफ़ी वज़न लगता है। लेकिन इस सूरत हाल में मैं देखूँ तो पॉपुलर लीडर्स की फहरिस्त में इमरान खान सर फहरिस्त है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने पाकिस्तान में 5-6 साल बहुत मनफी सियासत की है। अभी उसके पास पॉपुलर वोट बैंक उसके साथ होगा, वो तो जेल में है, वो तो उस डायलॉग का हिस्सा नहीं बन सकता। तो आपका वो आइडिया आगे कैसे चलेगा? नहीं, डायलॉग ऐसा क्यों नहीं बन सकते? लोग जेलों से आकर वज़ीर-ए-आज़म बने, जेलों से आकर वज़ीर बने हैं, ऐसी बात नहीं है। जेल में आपने कन्विक्शन की है, ठीक है, उसको भुगतें, उसको राइट ऑफ अपील जो है पूरा करें, ये हर एक का हक है, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते। जब भी आप इस निज़ाम के अंदर इंटरफियर करेंगे, शक और शुबा पैदा होता है, और ये पहली बात नहीं है। लेकिन इमरान के जेल में रहने के बावजूद आप कहते हैं उससे मुज़ाकरात होने चाहिए। जी, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उनकी जमात सियासी तौर पे वज़न रखती है,
वो वोट रखती है उसके। आज से 1 साल पहले तो इक़्तिदार में थे। आप जब किसी को एक ये माइनस जो फार्मूले होते हैं ना, ये नहीं चलते फिर, क्योंकि फिर उन फैसलों पे शक शुबा आ जाता है। अभी नवाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल लीडर से रब्ता शुरू करने लगे, तो क्या उनको इमरान खान से रब्ता करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे देखें, मैं सबसे सीनियर सियासतदान इस मुल्क की तारीख के आज मौजूद भी हैं, उसके अलावा भी किसी शख्स को इस साल 40 साल हो गए उनको इस मुल्क के आला तरीन ओहदों पर। 1983 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे पंजाब की, आज 2023 है, 40 साल का अरसा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी पर जिम्मेदारी ज़्यादा आती है कि वो इसमें पहल करें, इनिशिएटिव बोलें, पीटीआई से मुज़ाकरात करें, इमरान खान से रब्ता करें। इसमें सब देखें, अगर इसमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, जज नहीं होंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जब सबको एहसास होना चाहिए कि हमारे पास हल नहीं है, हमने तजर्बे कर लिए हैं और हमें आगे के रास्ते का तयन करना है, फिर आप कर पाएंगे। लेकिन ये इनिशिएटिव नवाज शरीफ ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा एक दफ़ा मारा था, कहा कि एहतसाब के इंसाफ के कुटहरे में लाएंगे जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को। वो स्टेटमेंट उन्हें इतनी मुश्किल पड़ी, शहबाज शरीफ ने समझाया, उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया, एकदम से रिवर्स गियर में चले गए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह वापस जाना चाहते हैं। ये इनिशिएटिव मुल्क के लिए है ना, किसी के खिलाफ नहीं है। ये इनिशिएटिव मुल्क के हक में है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, जजों के खिलाफ नहीं है, किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं है। सिर्फ ये कहने की बात है कि हमें सबको मिलकर आगे के रास्ते का तयन करना है।